चलो, it is time to start. So let us begin with next question. बड़बड़ सबका बंद. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया था. Okay. So let us begin with next question, question number 46. If two waves represented by y1 equal to 4 sin omega t and y2 equal to 3 sin omega t plus pi by 3 interfere at a point, the amplitude of the resulting wave will be about. It is a joke, क्योंकि अगर आपको याद होगा दो एम्पलीट्यूड्स का रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट. If you remember, what was the formula for resultant of two vectors? Under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phase difference phi. हमें जो दो वेव्स दिए हैं, इन दोनों में पहले वेव का एम्पलीट्यूड है a1 is 4, a2 is 3 and phase difference is pi by 3. So you have under root of 4 square plus 3 square plus 2 into 4 into 3 cos of pi by 3. So this is basically 16 plus 9 plus 2 into 4 8 into 3 24. बराबर ना. cos of pi by 3 कितना होता है? 1 by 2. cos of 60 is 1 by 2. So that is 12. 37. Under root of 37 मतलब almost 6. So resultant amplitude is 6. Option number B. Next question, 47th. Two waves being produced by two sources S1 and S2. तो दो waves है, they are being produced by two sources S1 and S2. Both sources have zero phase difference and have wavelength lambda. The destructive interference of both the waves will occur if point P, अभी ये क्या बोलना चाहते हैं थोड़ा समझना पड़ेगा. will occur at point P बोलना चाहते होंगे. हाँ, now it makes sense. At point P if S1P minus S2P has the value. बहुत सिंपल है. You remember जब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना, तो दो सोर्सेस मतलब दो स्लिट्स से यू हैव वेव्स कमिंग, दो स्लिट्स, एंड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस टेक P पॉइंट, यहाँ पे जो आपके पास पाथ डिफरेंस होगा, क्या होता है पाथ डिफरेंस? S1P माइनस S2P. S1 से जो वेव आया उसने S1P डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 से जो वेव आया उसने S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो P पॉइंट तक पहुंचने के लिए दोनों का जो पाथ का डिफरेंस है S1P माइनस S2P. अगर वो पाथ डिफरेंस इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मतलब अगर n लैम्डा हुआ पाथ डिफरेंस, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, देन इट इज कंस्ट्रक्टिव. इफ यू रिमेंबर क्या था डिस्ट्रक्टिव का, क्या था? 2m माइनस 1 या फिर 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, देन इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बेसिकली ये आता है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, वो आता है आपका इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. तो देख लो कहाँ पे ऐसा डी में इफ यू सी इट इज 11 बाय 2, तो इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. हो गया ऑप्शन डी खत्म, क्वेश्चन डन. इज नथिंग टू सॉल्व. तो कुछ सॉल्व करने से है नहीं यहाँ पे. सिर्फ याद रखना जब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, जैसे 0 इंटू लैम्डा बाय 2, 2 इंटू लैम्डा बाय 2, 4 into lambda by 2, 6 into lambda by 2, that is 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. 0 into lambda by 2 is 0 of course. 2 into lambda by 2 is lambda. 4 into lambda by 2 is 2 lambda. तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो तो कंस्ट्रक्टिव होता है, ऑड हो तो डिस्ट्रक्टिव होता है. क्वेश्चन खत्म. अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड दिख रहा है. टू इंटरफेरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटी 9i and 4i, path difference between them is 11 lambda. The resultant intensity at a point will be, again very simple,
दो सोर्सेस है, पहले सोर्स का इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है 9i, दूसरे सोर्स का कितना दिया हुआ है 4i, दोनों में पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना बोला है आपको, हाउ मच 11 लैम्डा, और आपको क्या पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर, क्या था फॉर्मूला इसका, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। अब ये जो फेज डिफरेंस है ये आपको पाथ डिफरेंस से मिल जाएगा, तो अगर आपको याद होगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, उल्टा लिख रहा हूं मैं, वेरी गुड, ओके, तो ये आ जाएगा आपका फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब याद कैसे रखते हैं, फेज डिफरेंस मतलब एंगल, एंगल तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एंगल चाहिए, 2 पाई एंगल, तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सही होगा तो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ से 2 पाई बाय लैम्डा, हाउ मच वाज डेल्टा 11 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया 22, नहीं ऐसा लिखना ही नहीं है, इसको ऐसा रहने दो 11 इंटू 2 पाई, क्यों बताता हूं मैं आपको, मैथ्स, हाँ कॉस ऑफ फाई मतलब कॉस ऑफ 22 पाई लिखोगे, फिर 22 पाई को वापस से ऐसा लिखोगे 2 पाई इंटू 11, क्यों, कॉस ऑफ 2 एन पाई, cos of 0 is 1, cos of 2 pi is 1, cos of 3 pi is, तो अभी ऑड पे ऑड छोड़ दो, इवन पे फोकस करो क्योंकि इवन है कि नहीं 22 पाई, तो cos of 0, cos of 2 pi, cos of 4 pi, cos of 6 pi, cos of 8 pi, ये सब क्या आएंगे, अरे cos of 2n pi, अगर n की वैल्यू 0 डाल दी तो कितना आ गया, cos 0 कितना होता है 1, होता है ना 1, if I put 2 तो cos of 2 into 2 pi 4 pi मतलब कितना हो गया 1, 3 डाल दिया तो 3 into 2 pi 6 pi मतलब 1, 4 तो 8 pi मतलब वापस से 1, 5 तो cos of 5 into 2 pi 1, तो what is cos of 11 into 2 pi 1, तो cos of 11 into 2 pi is 1, cos of 2n pi 1 ही होता है हमेशा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 1 आ गई, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू, वैसे बाय द वे इसका शॉर्टकट मेथड भी है, बता देता हूं मैं शॉर्टकट, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, एक बार समझ में आ गया ना फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस कितना आया 11 into 2 पाई मतलब 22 पाई, तो समझ में आ गया ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होता है याद है क्या, मैक्सिमम होता है, मतलब पता है क्या होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, तो व्हाट यू कुड हैव डन इज, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं इसका, द क्वेश्चन बेसिकली इज वेरी सिंपल, तो क्या कर सकते हो आप, जैसे ये देखा कैलकुलेट व्हाट इज फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 11 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो 11 इंटू 2 पाई मतलब 2n पाई का फॉर्मूला आ गया, मतलब कंस्ट्रक्टिव है, जैसे समझा कंस्ट्रक्टिव है तो आपको पता होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है, I1 इज 9i, तो रूट ऑफ 9i दैट इज 3 रूट i प्लस 2 रूट i, क्योंकि 4i का रूट कितना हो गया 5 रूट i, इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो कितना आएगा 25i, तो हो गया 25i ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स थोड़ा से आप बनाते जाओ. Directly try to find out what is phase difference from part difference. Once you know what is phase difference, you know constructive है कि destructive है. कंस्ट्रक्टिव है तो मैक्सिमम होगा, बीच में प्लस आएगा. डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम होगा, बीच में माइनस आएगा. तो आंसर क्या आएगा उस केस में? आंसर बताओ डायरेक्टली. सिर्फ आया आएगा. 3 रूट आए माइनस 2 रूट आए, दैट इज रूट आए उसका स्क्वायर आएगा. अगला क्वेश्चन. इन इंटरफेरेंस इफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो 144/81 है, आई मैक्स बाय आई मीन इज 144/81, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स. ये भी बहुत सिंपल है. आपको पूछा है व्हाट विल बी द रेशो. अब इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपको याद होगा तो. आई मैक्स बाय आई मीन हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था. ये जो होता है ना, इट इज r+1 अपॉन r-1 का स्क्वायर, वेयर r इज एम्पलीट्यूड रेशो. ये फॉर्मूला एक्चुअली था a1 + a2 अपॉन a1 - a2 का स्क्वायर. हमने a2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया था, तो बचा था a1/a2 +1 अपॉन a1/a2 -1. लेकिन जो a1/a2 को तुम शॉर्टकट नोटेशन में लिखते हो r, तो r इज रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स. और आपको पूछा भी रेशो है, और आई मैक्स बाय आई मीन कितना दिया हुआ है? 144/81. तो अभी आपको सिर्फ इसको स्क्वायर रूट लेना है. जस्ट टेक स्क्वायर रूट, दैट इज 12/9 इक्वल टू r+1 अपॉन r-1 को सॉल्व कर लो. तो यू हैव 12r-12 इक्वल टू 9r+9. तो 3r इक्वल टू 21, तो r इक्वल टू 7 है ना. तो मिल गया एम्पलीट्यूड का रेशियो 7:1. ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, an interference pattern is obtained on a screen by a light of wavelength 6000 angstrom coming from the coherent sources S1 and S2. At certain point P on the screen, third dark fringe is formed. Then the path difference S1P minus S2P in microns is. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको बताया है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रॉम. देन दे आर टेलिंग यू एट सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड, और आपको पाथ डिफरेंस पूछा है. पाथ डिफरेंस, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इफ यू रिमेंबर पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2m - 1 λ/2. वेरी गुड, करेक्ट. ऐसे होना चाहिए. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो थर्ड है ना, थर्ड डार्क वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम. 6000 मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर में आ जाएगा. 1 and 3 दिस इज हाउ मच? 5 थीटा कितना होता है? 15 × 10⁻⁷. तो 1.5 × 10⁻⁶. तो 1.5 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोलते हैं. तो 1.5 ऑप्शन नंबर बी. खत्म हो गया. वे ऑप्टिक्स क्वेश्चन ऐसा ही है, सीईटी लेवल के, ऑल वेरी सिंपल.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. In a Young's double slit experiment, the slit separation is 1 mm. Slit separation मतलब small d, and the screen is 1 meter from the slit. Capital D is 1 meter. For a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, the distance of third minima from the central maxima is. अब ये क्वेश्चन जो है वैसे सिंपल, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है. ऊपर क्या बोला है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. नीचे वर्ड क्या यूज किया है? थर्ड मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. तो डिफ्रैक्शन है कि इंटरफेरेंस है? इंटरफेरेंस है. तो वो जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज करते हैं. ऊपर बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब दैट इज इंटरफेरेंस, और नीचे वर्ड यूज कर रहे हैं थर्ड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. मतलब यू गेट कंफ्यूज बिटवीन ये डिफ्रैक्शन है कि ये इंटरफेरेंस है. दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न. आपको थर्ड डार्क बैंड का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर? याद है? 2m minus 1 lambda capital D by 2d. This is the distance of mth dark band from the center. तो third के लिए x3, it will be 2 into 3 minus 1. Wavelength दिया था 500 था ना? Yes, 500 nanometer, that is 5 into 10 raised to minus 7. Capital D था 1. Small d कितना था? Small d 1 mm, तो 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. Okay, तो ये आपको मिल जाएगा. This is 5 10 raised to minus 7 और नीचे minus 3 तो 10 raised to minus 4 upon 2. 25 by 2 is 12.5 into 10 raised to minus 4. तो 1.25 into 10 raised to minus 3. 1.25 mm आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी 1.25 mm. Next question. Question 52. The two slits at a distance of 1 mm are illuminated by light of wavelength 6.5 into 10 raised to minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter. The distance between third dark fringe and fifth bright fringe will be. This is interesting. थोड़ा सा अभी अच्छे समझ लो क्वेश्चन को. हमारे पास दो स्लिट्स है, मतलब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. दोनों स्लिट का डिस्टेंस है 1 mm, तो स्मॉल d इज 1 mm. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6500 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 6.5 into 10 raised to minus 7. रेड कलर का लाइट होगा वो, मोर और लेस. स्क्रीन का डिस्टेंस है 1 मीटर. आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट. अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. दो टाइप के कौन से? तो इफ यू रिमेंबर इंटरफेरेंस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है कि यू हैव अ स्क्रीन, सेंटर पे इज द ब्राइटेस्ट. तो ये मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ स्क्रीन है. तो लेट अस जस्ट इमेजिन दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन. फिर उसके दोनों साइड्स पे डार्क एंड डार्क, फिर उसके दोनों साइड्स पे डार्क के बाद वापस आएगा ब्राइट, फिर वापस डार्क एंड ब्राइट, ऐसा सक्सेसिवली चलता जाएगा. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज हाउ योर इंटरफेरेंस पैटर्न नॉर्मली लुक्स लाइक. ऐसा दिखता है ये. अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन क्यों बनते हैं? आपको बोला डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट. कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, थर्ड डार्क ऑन वन साइड एंड फिफ्थ ब्राइट ऑन अनदर साइड. अब डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो इसमें. फॉर एग्जाम्पल थर्ड डार्क 1, 2 एंड 3, ये आ गया थर्ड डार्क.
तो थर्ड डार्क का डिस्टेंस सेंटर से तुम लोगे लेट अस से x3 डैश, तो डार्क को मैं डैश डिनोट करूंगा। और फिफ्थ ब्राइट, अभी इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला कि फिफ्थ ब्राइट वो सेम साइड पे है कि अपोजिट साइड पे है, तो हमको बाय डिफॉल्ट सेम साइड पे लेना पड़ता है। तो फिफ्थ ब्राइट याद रखना, फिफ्थ ब्राइट दिस इज 1 2 3 ऊपर जाएगा वो, तो कहीं तो ऊपर होगा। तो लेट अस से मैं एक काम करता हूँ, सेंटर को शिफ्ट कर लेता हूँ, सेंटर लेट अस शिफ्ट द सेंटर, नाउ इट इज ओके। 1 2 3 4 एंड 5 गुड। तो इन सच केस ये आ गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फिफ्थ ब्राइट, इसको मैं x5 बोल देता हूँ, x5। तो थर्ड डार्क मोर और लेस तो मान लो, तो यहां पे माइनस करोगे कि प्लस करोगे? माइनस करोगे। x5 में से क्या माइनस करोगे? x3 डैश, क्योंकि सेम साइड पे है। अगर अपोजिट साइड पे होता तो ऐड करते, क्योंकि एक मतलब डार्क इज ऑन वन साइड एंड ब्राइट इज ऑन अनदर साइड, तो क्या करोगे उसमें? ऐड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, आपको कुछ नहीं बताया कि सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। जब बोला नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हो? सेम साइड लेते हो, सिंपल है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सेंटर? xn equal to n lambda d by d. What is distance of mth dark from the center? 2m minus 1 lambda d by 2d. करेक्ट। हमारे पास ब्राइट कौन सा नंबर था? फिफ्थ, तो मुझे यहां से x5 मिल जाएगा, दैट इज 5 लैम्डा d बाई d। और थर्ड डार्क था, तो यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5 अगेन, तो यह आ जाएगा आपका 5 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो देयरफॉर x5 माइनस x3 डैश इज 5 लैम्डा d बाई स्मॉल d माइनस 5 लैम्डा d बाई 2d। यहां से तुम क्या कॉमन निकाल रहे हो? ये 5 है, ये 2, ये 5 है, ये 2.5 है, तो 5 में से 2.5 गया तो 2.5 बचा, मतलब 5 बाई 2 लैम्डा d बाई d आ गया। वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया था आपको, हाउ मच? 6.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। कैपिटल D था 1 है ना, 1 पक्का 1। स्मॉल d तो देख लेते हैं, वो भी 1 mm है, 1 mm है, तो 10 रेज़ टू माइनस 3। 6.5 इंटू 5 32.5 पक्का। 32.5 का हाफ 16.5, 16.5 कि 16.75 बराबर है। तो कैलकुलेशन में इतना तुम कंफ्यूजन रखते हो। 65 का आधा होता है 32.5, उसका आधा होता है 16.25। कंफ्यूजन मत रखो कैलकुलेशन में, 16.25 है ये, इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, मतलब 1.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, तो आंसर आएगा 1.625 mm। mm में होगा तो mm, 1.625 मतलब 1.63 mm। और अगर अपोजिट साइड पे होता तो आंसर क्या आता? 5 लैम्डा d बाई स्मॉल d प्लस, तो 5 और 2.5 है 7.5, तो उस केस में 15/2 लैम्डा d बाई d, तो आंसर क्या आता?
आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। उस केस में आंसर क्या आता? 2 पॉइंट। हाँ अभी देखो क्या है, दैट इज वाई टोल्ड यू कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों में कॉमन क्या था, लैम्डा डी बाई डी। तो तुम पहले लैम्डा डी बाई डी कैलकुलेट करके रख दो, दैट इज फार इजियर, क्योंकि लैम्डा इज 6.5 × 10⁻⁷, कैपिटल डी इज 1, स्मॉल डी इज 10⁻3। तो ये लैम्डा डी बाई डी हो गया तुम्हारा 6.5 × 10⁻⁴। मतलब एमएम में बात करोगे तो 0.65। तो 0.65 आ गया एमएम में। वो लैम्डा डी बाई डी कितना आ गया? 0.65 mm। यहाँ पे तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5/2 पे। वहां पे कितने से करोगे? 15/2। 15/2 मतलब 3 × 5/2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आंसर आया ना उसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। 1.625 × 3 कितना? अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा। तो जिनको अभी भी नहीं समझा मैंने क्या बोला, मैं अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। तो यहां पे ध्यान दो, ये कैलकुलेशंस गड़बड़ कर देंगे अगर सेंटर के अपोजिट साइड पे होता तो फॉर्मूला में सिर्फ बीच में प्लस साइन आता। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ प्लस आता। तुम जब ब्राइट या डार्क का डिस्टेंस फाइंड करते हो ना, दोनों में एक चीज कॉमन है, लैम्डा डी बाई डी दोनों में। तो आपके जब कैलकुलेशन होते हैं तो आपने ऐसा करना चाहिए, पहले इस फैक्टर को अलग से कैलकुलेट कर लो। ये जो फैक्टर है ये है 6.5 × 10⁻⁷, और कैपिटल डी की वैल्यू थी 1 और स्मॉल डी था 10⁻3। मतलब ये समझ में आ गया कि ये आ गया 10⁻⁴ में और ये आ गया 0.65 mm में, राइट। जब स्क्रीन के सेम साइड पे दोनों पॉइंट्स है तो बीच में तुमने माइनस किया तो क्या आंसर आया आपका? 5/2 लैम्डा डी बाई। अगर दो अपोजिट साइड पे तो क्या करते हैं, जब तुम प्लस करते तो 5 और 2.5 इज 7.5, 7.5 इज 15/2। तो 15/2 को तुम ऐसा तो लिख सकते हो ना, 3 × 5/2 लिख सकते हो ना। तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तुम्हारा 5/2 है और वहां पे क्या आएगा? 15/2। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.6 × 3 होता है 4.8। तो तुम्हारा आंसर 5 के आसपास आएगा। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो यू हैव टू यूज सच ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स यूज करते जाओ। अगला क्वेश्चन, the slits in a Young's double slit experiment have equal widths and the source is placed symmetrically relative to the slits. Source is placed symmetrically relative to the slits. Okay. The intensity at the central fringe is I0. If one of the slits is closed, the intensity at this point will be. बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्लिट का विड्थ इक्वल है, सोर्स इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली रिलेटिव टू द स्लिट्स। तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो 2 स्लिट्स होते हैं वहां पे लाइट कहां से आया है? उसके पीछे एक सोर्स होता है। तो व्हाट यू हैव इज स्क्रीन, उसके बाद स्लिट्स, यहां पे एक स्लिट था, यहां पे एक स्लिट था, यहां पे था सोर्स, ये था एस। अब ऐसा क्यों करते हैं याद है क्या? वाई डू वी डिराइव द 2 सोर्सेस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स? कोहेरेंट के लिए। तो जब सिंगल सोर्स से दोनों सोर्स डिराइव होंगे तो दिस टू विल बिकम कोहेरेंट। गुड। और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऐसा बोला है आपको। अब आगे क्या बोला है? द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज। इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल फ्रिंज कौन होता है? ब्राइट बैंड। मतलब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी पता है ये, ब्राइट बैंड इज मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है? I0। इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड, अब एक स्लिट को मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, अब उसी पॉइंट पे, मतलब उस सेंट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा ऐसा आपसे पूछा है। तो फिर बताओ कितना होगा? हाउ विल यू सॉल्व दिस? क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी तक। इंटरफेरेंस कब होता है? जब कितने सोर्सेस चाहिए?
तो जब दो सोर्सेस थे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, उसमें से सेंटर क्या होता है, ब्राइट। ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल दो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट। अब एक स्लिट को बंद कर दिया तो उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना हो गया, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बताइए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं, इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, वो तो सीधी सी बात है। तो एक ही लाइट, एक ही सोर्स से जो लाइट आएगा उसी का इंटेंसिटी है वहां पे। तो वही तो पूछा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल सोर्स। वापस क्वेश्चन पढ़ो। विड्थ इक्वल है, अगर विड्थ इक्वल है तो एम्पलीट्यूड इक्वल है, एम्पलीट्यूड इक्वल है तो इंटेंसिटी इक्वल है। इंटेंसिटी सेम जब होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है 4i cos स्क्वायर 5/2। इसमें से तुम सेंटर की बात कर रहे हो। सेंटर पे जब दो रेज जाते हैं ना, दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस, तो पाथ डिफरेंस तो था ही नहीं। जब पाथ डिफरेंस नहीं था तो फेज डिफरेंस कितना था, 0 था। व्हाट इज कॉस ऑफ 0, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसको उन्होंने I0 बोला है, बोला ना I0, ये कितना आ गया, 4i। कितना आ गया, तो I कितना आ गया, I0/4। लेकिन दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी क्या था, सेम था, इसके लिए तुमने यहाँ पे क्या लिखा, 4i। तो मैं एक बार वापस तुमको बताता हूं, बिकॉज आई फील कि तुम लोगों को फॉर्मूला कहां से आया वही याद नहीं है। ये था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ 5, ये ऐसा था फॉर्मूला। फिर तुम बोलते हो कि अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हो, मतलब I1 I2 इक्वल टू I अगर हो, तो IR बन जाएगा I प्लस I, मतलब कितना, 2I। 2I इंटू I स्क्वायर का रूट कितना आ गया, 2I cos 5। फिर 2I तुम निकाल लेते हो कॉमन और यहां लिखते हो 1 प्लस cos 5, तो यहां जाता है 2I इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2, सही है। तो यहां जाता है 4I cos स्क्वायर 5/2। मैंने यहां से स्टार्ट किया था। ये I कौन है, ये I कौन है, इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेस, बराबर, पक्का, श्योर, गुड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेंटर पे इंटेंसिटी कितना है, I0, मतलब ये जो IR की वैल्यू है वो कितनी है, I0। 4I cos स्क्वायर, सेंटर पे फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो I0 इक्वल टू क्या आ गया, तो I इक्वल टू क्या आ गया, लेकिन ये I खुद क्या था, I1 एंड I2, उसमें से तुमने सेकंड सोर्स को तो क्लोज कर दिया, तो ये I1 कितना आ गया। तो जब सोर्स एक क्लोज कर दोगे तो लाइट सिर्फ कहां से आ रहा है, S1 से, उसका इंटेंसिटी जितना भी होगा वो यहां पे होगा, तो कितना इंटेंसिटी है, कितना है सोर्स का इंटेंसिटी, अभी फाइंड किया ना, कितना इंटेंसिटी, कितना है, तो फिर आंसर क्या आएगा, I0/4। आया समझ में। सेकेंड स्लिट बंद कर दिया तो लाइट तो एक ही स्लिट से आ रहा है ना, तो जितना भी उस सोर्स का इंटेंसिटी होगा वही स्क्रीन पे आएगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब पक्का, क्लियर, श्योर कि मैं रिपीट कर दूं वापस, चलो एक बार, एक लास्ट टाइम, लेट अस टेक वन लास्ट टाइम। इंटरफेरेंस कब होता है ये बताओ, एक सोर्स के दो सोर्स, तो कम से कम दो सोर्स चाहिए, 2 और मोर। जब दोनों स्लिट ओपन थे तो वहां पे एक पैटर्न बन रहा था, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, सेंटर इज सपोज टू बी ब्राइट। ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में तुमको इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है सेंटर पे, I0, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 4I cos स्क्वायर 5/2, वहां पे मैंने 5 के लिए 0 डाल दी, क्योंकि सेंटर पे जब लाइट जाता है तो पार्ट डिफरेंस होता ही नहीं है, पार्ट डिफरेंस नहीं होता, फेज डिफरेंस भी नहीं होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 क्या बन गया, 4I। तो I क्या बन गया, I0/4। लेकिन ये I कौन था, I1 और I2। अब तुमने एक स्लिट क्लोज कर दिया, मतलब लाइट सिर्फ कहां से आ रहा है, S1 से, इंटरफेरेंस तो होगा नहीं। लेकिन अगर एक स्लिट से लाइट आएगा तो पूरे स्क्रीन पे हर जगह पे
सेम इंटेंसिटी होगा तो सेंटर पे भी सेम होगा। किसका इंटेंसिटी होगा? जो पहले सोर्स का था। वो कितना निकाला तुमने? I0/4। हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। In double slit experiment, the angular width of the fringes is 0.2 degree for the sodium light. Sodium light का वेवलेंथ दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम। In order to increase the angular width of the fringe by 10%, आपको fringe width 10% से बढ़ाना है। The necessary change in the wavelength is। जिनको fringe width भी नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसमें जो ब्राइट या डार्क का विड्थ है उसको बोलते हो फ्रिंज विड्थ। अब आपको बोला है एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना था? 0.2 डिग्रीज। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है वो बता देता हूँ। फ्रिंज विड्थ बीटा इट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये लीनियर विड्थ है। लीनियर मतलब इसका डायमेंशन L⁻1 आएगा। मतलब तुम ये mm में या फिर सेंटीमीटर में मेजर करोगे। लैम्डा इज मीटर मतलब लेंथ⁻1, डिस्टेंस इज ऑल्सो लेंथ⁻1। ये दोनों डायमेंशनली कैंसिल हो गए, बचा डी। डी क्या होता है? लेंथ⁻1। तो इसको बोलते हैं लीनियर विड्थ, वेयर यू मेजर द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर सेंटीमीटर मतलब L⁻1। एंगुलर विड्थ जैसे बोला तो एंगल हैज नो डायमेंशंस, तो मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इसके डायमेंशंस नहीं है। तो ये करने के लिए हम छोटा सा काम करते हैं, हम कैपिटल डी को हटा देते हैं। और कैपिटल डी को हटाना मतलब कैपिटल डी को यहाँ पे लाना, डिवाइड कर देना। तो अगर आप चेक करोगे अब इट इज जस्ट लैम्डा बाई डी, तो ये बन जाता है आपका एंगुलर विड्थ। क्या होता है ये? एंगुलर विड्थ। तो डू यू सी दैट लैम्डा एंड थीटा दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मुझे एंगुलर विड्थ बढ़ाना है तो मुझे वेवलेंथ बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो θ2 बाई θ1 इक्वल टू λ2 बाई λ1 ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। तुमको बोला है विड्थ तुमको कितने परसेंट से बढ़ाना है? 10%। 10% से बढ़ाने का मतलब होता है कि θ2 इज θ1 प्लस 10% ऑफ θ1। और ये कैलकुलेशन मैंने तुमको बहुत पहले बता के रखे थे। 10% से इंक्रीज होना मतलब नया वैल्यू 1.1 होना, क्योंकि देखो 10% को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 10/100। व्हाट इज 10/100? 0.1। तो ये कितना हो गया? 0.1 θ1। तो θ2 कितना है? 1.1 θ1। तो 10% इंक्रीज मतलब न्यू वैल्यू इज 1.1 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। 20% इंक्रीज मतलब द न्यू वैल्यू इज 1.2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। 5% इंक्रीज मतलब 1.05 नॉट 5, 1.05। करेक्ट। तो ये छोटे छोटे चीजें होती है दैट विल बेसिकली हेल्प यू स्कोर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्व होता है अगर ये ट्रिक्स पता होंगे तो θ2 बाई θ1 कितना हो गया? लेकिन θ2 बाई θ1 कितना था? λ2 बाई λ1। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? यू शुड अंडरस्टैंड कि वेवलेंथ भी 10% से बढ़ने वाला है। वेवलेंथ भी 10% से बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा। प्रीवियस था 5890, उसमें 589 ऐड करना है, दैट्स इट। सिर्फ उतना ऐड कर लो। तो इंक्रीजेस बाय 589, राइट? तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 589 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन खत्म। ये यहां ध्यान दो वापस एक बार, ये जो क्वेश्चन है ना, इतना कुछ करना ही नहीं था इतना। डू यू रिमेंबर व्हाट इज फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी को छोड़ दो, लैम्डा बाय स्मॉल डी, दैट इज एंगुलर विड्थ। तो थीटा मतलब एंगुलर विड्थ डिपेंड्स ऑन लैम्डा। अगर मुझे फ्रिंज विड्थ बढ़ाना है, एंगुलर विड्थ बढ़ाना है तो लैम्डा बढ़ाना पड़ेगा। तो इंक्रीज वाला आंसर आएगा, मतलब डिक्रीज गया और जीरो गया 10% बढ़ाना। तो θ2 की जो वैल्यू है वो 1.1 टाइम्स ऑफ θ1 है, क्योंकि थीटा और लैम्डा प्रोपोर्शनल है। तो λ2 की भी वैल्यू 1.1 टाइम्स ऑफ λ1 है। मतलब वेवलेंथ की वैल्यू भी कितने से बढ़ेगी? 10% से। 5890 का आखिरी नंबर उड़ा दो, दैट बिकम्स 10%। तो 589 से इंक्रीज होगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a YDSC Young's double slit experiment, fringes are observed by using light of wavelength 4000 angstrom. If a glass plate with refractive index of 1.5 is introduced in the path of one of the wave and another plate is introduced in the path of
अदर वेव और दूसरा प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8. द सेंट्रल फ्रिंज टेक्स द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज. वेरी गुड. द थिकनेस ऑफ द प्लेट विल बी. वेरी गुड. गुड. तो पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लो. हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्क्रीन होता है, दो स्लिट्स होते हैं. तो देयर आर टू स्लिट्स S1 and S2. लेट अस से मुझे सेंटर चाहिए स्क्रीन का, तो ये सेंटर आ गया स्क्रीन का. लेट अस से O. सेंटर पे बनता है ब्राइट फ्रिंज, होता है ना ब्राइट. सेंटर पे क्या होता है? ब्राइट. तो ये ब्राइट फ्रिंज है. उसके बाद डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, ऐसा चलता जाएगा. देन मान लेते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट है. दिस इज फिफ्थ ब्राइट. नीचे ऊपर भी होगा, फिर ब्राइट नीचे भी होगा. मैं नीचे मार्क कर रहा हूं. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is introduced in the path of one of the wave and another plate is introduced in the path of other wave. तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अगर आपको याद होगा, जब आप किसी भी एक स्लिट के सामने प्लेट इंट्रोड्यूस करते हो तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है. अगर ऊपर इंट्रोड्यूस किया तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज था वो ऊपर चला जाएगा. पूरा पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न विल शिफ्ट अपवर्ड्स. और अगर तुमने नीचे इंट्रोड्यूस किया होता तो पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा. इन्होंने एक ऊपर इंट्रोड्यूस किया है, दूसरा नीचे इंट्रोड्यूस किया है. क्लियर? यहां तक क्लियर? तो अब जो भी नीचे मटेरियल यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8. जो ऊपर शिफ्ट किया है उसका है 1.5. करेक्ट? गुड. आपको बोला ऐसा करने के बाद जो सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज वो कहां चला गया? फिफ्थ ब्राइट पे. कहां पे गया? फिफ्थ ब्राइट पे. ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर रियली, इट्स ओके. तो ये बेसिकली x5 बन जाएगा. xn, n लैम्डा डी बाई डी. करेक्ट? और लैम्डा डी बाई डी क्या होता है? फ्रिंज विड्थ. तो ये x5 कितना हो गया? 5 बीटा हो गया. 5 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ हो गया. यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस किसी एक लेक्चर में, सीईटी के लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ कोर्स, मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फ्रिंज किसी भी स्लिट के, सॉरी, एक फिल्म किसी भी स्लिट के सामने इंट्रोड्यूस करते हो तो शिफ्ट कितना होता है. तो शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए. नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, डजंट मैटर रियली. बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी. बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी, दैट इज अ शिफ्ट. वो जो तुम म्यू माइनस 1 इंटू टी बोल रहे हो वो पाथ लेंथ होता है. दैट इज द पाथ लेंथ व्हेन लाइट पासेस थ्रू दिस फिल्म. मैं टोटल शिफ्ट की बात कर रहा हूँ. पूरा पैटर्न कितने से शिफ्ट हुआ तो इतने से शिफ्ट हुआ. एग्री? पक्का? यही फॉर्मूला है. अब एक बात समझ लो, जो तुमने पहले स्लिट के नीचे सामने जो लगाया ना फिल्म, ये शिफ्ट करेगा. इसको मैं x1 बोल देता हूँ, x1 डैश बोल देता हूँ. चलो, तो ये शिफ्ट कितना हो गया? क्या आ जाएगा? बीटा बाय लैम्डा म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी. क्लियर? वेवलेंथ तो चेंज नहीं किया था. चेंज किया वेवलेंथ हमने? नहीं. फ्रिंज विड्थ चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा पे. और किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल डी पे. और किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल डी पे. फ्रिंज विड्थ यही होता है ना, लैम्डा कैपिटल डी बाय. तुमने लैम्डा चेंज किया? नहीं. तुमने कैपिटल डी चेंज किया? नहीं. तुमने स्मॉल डी चेंज किया? नहीं. नहीं ना, तो बीटा क्यों चेंज होगा फिर? तो बीटा वैसे रहेगा. और ये जो दोनों जो तुमने ये फिल्म यूज की है, प्लेट्स यूज की है, उसका थिकनेस सेम अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं है कि थिकनेस अलग अलग है. और ऊपर से पूछा क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट विल बी. कौन सा प्लेट? पहला कि दूसरा? पता नहीं ना. तो दोनों प्लेट का थिकनेस क्या मानोगे? सेम है. जो दूसरा प्लेट है वो कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा? बीटा बाय लैम्डा म्यू 2 माइनस 1 टी. बराबर? सही है. अब मुझे सिर्फ ये दो फॉर्मूला से बता दो, x1 डैश बड़ा है कि x2 डैश बड़ा है.
यस, क्योंकि म्यू1 की वैल्यू कितनी है 1.8, म्यू2 कितना है 1.5। तो शिफ्ट कितना होगा फिर, टोटल नेट शिफ्ट कितना होगा। अब नेट क्यों बोल रहा हूं, ये जो S1 के आगे तुमने प्लेट लगाया वो पैटर्न को कहां शिफ्ट करने वाला है, डाउनवर्ड्स। तो इसने कहां शिफ्ट किया, डाउन, और इसने कहां शिफ्ट किया, अप। तो ज्यादा शिफ्ट कहां हुआ, डाउन, क्योंकि नीचे वाला जो प्लेट था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और कम शिफ्ट कहां हुआ, अप। तो नेट शिफ्ट कहां पे है, डाउन। तो x1 डैश माइनस x2 डैश, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, b बाय लैम्डा म्यू1 माइनस 1 इंटू टी माइनस b बाय लैम्डा म्यू2 माइनस 1 इंटू टी। जो जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो इसको। तो x1 डैश माइनस x2 डैश इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा इंटू टी, कॉमन आ गया, म्यू1 माइनस 1 माइनस म्यू2 माइनस माइनस प्लस 1। तो बीटा बाय लैम्डा इंटू टी म्यू1 माइनस म्यू2, करेक्ट। लेकिन टोटल शिफ्ट हुआ कितना, 5 बीटा। वो क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि जो सेंट्रल फ्रिंज था वो कहां चला गया, 5th ब्राइट पे। तो टोटल शिफ्ट हुआ कितना, 5 बीटा हुआ, वेरी गुड। बीटा बाय लैम्डा इंटू टी म्यू1 माइनस 1, सॉरी म्यू1 माइनस म्यू2, बीटा बीटा कैंसल। तो 5 टी फाइंड करना है, कर लेंगे। वेवलेंथ था 4800, वही है। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में थिकनेस फाइंड करना है, म्यू1 की वैल्यू, और ये 1.5। ओके गुड। तो ये आ गया आपके पास 5 इक्वल टू टी अपॉन 4.8 इंटू 10⁻⁻7, दिस इज 0.3 1 जा एंड 16 जा। तो 1 जा एंड 16 जा, 16 5 इज 80। तो t इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज बेसिकली 8 इंटू 10 तो दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोमीटर। तो थिकनेस शुड बी 8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 56, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्मॉल d बाय कैपिटल D is 10⁻⁻4। स्मॉल d हमको पता होता है कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल D इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे एक P पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट। कौन सा स्लिट बोला नहीं, इसका मतलब I1 I2 की वैल्यू सेम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब I1 I2 की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है 4i cos square 5/2। देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज, वेवलेंथ आपको दिया है 6000। तो यहां से स्टार्ट करना, यू हैव IR इक्वल टू 4i cos square 5/2। ये याद रखना। ये क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सोर्सेस का, दोनों स्लिट का इंटेंसिटी सेम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है, I0, और क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का इंटेंसिटी कितना है, I0। तो cos square 5/2 आ गया, राइट। I0 हो गया कैंसल, तो 1/4 आ गया आपके पास cos square 5/2। तो 1/2 आ गया आपके पास cos of 5/2। यहां से तुमको 5/2 मिल जाएगा, 5/2 इज π/3। तो phi इक्वल टू 2π/3, ये फेज डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2.2 फेज डिफरेंस, लेकिन पाथ डिफरेंस ही होता है x स्मॉल d बाय कैपिटल D। अगर थ्योरी याद है तो समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब वो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हो, मतलब आप एक स्क्रीन दिखाते हो, 2 स्लिट दिखाते हो, S2 से P पॉइंट तक रह गया, S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 से P तक गया, S1P डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2P माइनस S1P, ये हमने डिराइव किया था पार्ट डिफरेंस। और मैंने आपको बोला था कि क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा बताया था कि देखो S2 से वेव आया, तुमको दिख रहा है क्या वेव, नहीं ना, तो तुम S2P डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं। S1P कर सकते हो क्या, नहीं। तो हमको पार्ट डिफरेंस लाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स। नोन क्या क्या हो सकता है, स्मॉल d और कैपिटल D। तो हम लोगों ने ये डिराइव किया था वहां पे, दैट द पार्ट डिफरेंस इज x स्मॉल d बाय कैपिटल D। और आपको फाइंड ही x करना है, क्या बोला आपको फाइंड करने के लिए, x। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से तुमको मिल गया x स्मॉल d बाय कैपिटल D इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π इंटू 5, करेक्ट, गुड। व्हाट इज स्मॉल d बाय कैपिटल D, 10⁻⁻⁴,
-4। वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 6 × 10⁻⁷, और ये कितना आया 2π/3। वेरी गुड, 2π कैंसल, 1 एंड 2। तो x इक्वल टू 2 × 10⁻⁻3, क्योंकि -4 ये चीज आएगा और ऊपर जाके वो +4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 mm। तो 2 mm आंसर में है ना, ऑप्शन नंबर ए। करोगे ना सॉल्व खुद से। So that is the end of wave optics। क्योंकि 2 लेक्चर हमारे सीईटी के वेव ऑप्टिक्स के स्टेट बोर्ड से एग्जाम से पहले ही हो गए थे, 2 ही बचे थे। वेव ऑप्टिक्स खत्म। मैंने जो शेड्यूल भेजा उसमें मैंने 1 दिन का मार्जिन रखा है, क्योंकि यू नेवर नो, बीच में छुट्टी अगर पड़ गई तो। जेई नीट के लिए वेव ऑप्टिक्स को कम से कम 2 दिन और लगेंगे, आज और कल। सीईटी खत्म हो गया। तो अगला चैप्टर कौन सा है लिस्ट में? मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का थ्योरी रिवाइज करके आओ, उसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा बनते ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये हो गया लिख के, मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपको 11th के मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। पार मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेटिज्म सब उसमें आ जाएगा। अर्थ के मैग्नेटिज्म का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो सब पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप क्या है वो पता होना चाहिए। तो इट इज नॉट ओनली 12th का मैग्नेटिक मटेरियल्स, इट इज इंक्लूडिंग द 11th का मैग्नेटिज्म पार्ट। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी रिवाइज करो, ये भी रिवाइज करो। और कल मैं आके पहले तो वही बता दूंगा आपको पूरा थ्योरी उसका। गुड।